आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों की। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनमें हाइड्रोजन के अलावा, जैसे हाइड्रोकार्बन होता है ना, उसमें हाइड्रोजन के अलावा जो है अतिरिक्त नाइट्रोजन तत्व भी उपस्थित होता है। जैसे नाइट्रो ग्रुप NO2 होता है, साइनो ग्रुप CN होता है, अमीनो ग्रुप जो है NH2 या डबल बॉन्ड वाला NH या ट्रिपल बॉन्ड वाला N होता है। नाइट्रो ग्रुप जो है ONO ग्रुप होता है, आइसोसाइनो ग्रुप जो होता है वो NC होता है, डायोजोनियम लवण। ये सभी क्या होते हैं? नाइट्रो ग्रुप कहलाते हैं। नाइट्रोजन युक्त जो समूह होते हैं वो कहलाते हैं। नाइट्रो यौगिक जो होते हैं सबसे पहले उनकी बात करेंगे, NO2 की बात करेंगे। नाइट्रो जो समूह होता है वो इस प्रकार का देखने को मिलता है। हाइड्रोकार्बनों के एलिफेटिक या एरोमेटिक कार्बन से ये जुड़ता है और नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन जो है हाइड्रोजन, मतलब एरोमेटिक या एल्किल ग्रुप जो होते हैं उनका हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाता है NO2 के द्वारा। तो इस प्रकार के समूह आपको देखने को मिलता है। अब ये ONO एक उभयदंती समूह होने के कारण ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन परमाणुओं का प्रयोग करके ये बंध बना लेता है। अगर ऑक्सीजन परमाणु जो है एल्किल या एरिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो यौगिक जो है वो एल्किल या एरिल नाइट्राइट कहलाता है, परंतु जब नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ता है तो नाइट्रो एल्केन या नाइट्रो एरिन ये बनाता है। एल्किल नाइट्राइट, जैसे कि एल्किल नाइट्राइट ONO जुड़ा हुआ है ना, तो ऑक्सीजन अगर एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे एल्किल नाइट्राइट। इस तरीके से इथेन के साथ में अगर ONO का ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो एथिल नाइट्राइट कहलाएगा, परंतु यदि नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो नाइट्रो एल्केन या नाइट्रो इथेन इसको कहेंगे। तो ये एल्किल नाइट्राइट और नाइट्रो एल्केन जो है वो एक दूसरे के समावयवी यौगिक हो जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोमीथेन, नाइट्रो एथेन, ये सब इसके उदाहरण है। नाइट्रोटोलुइन, क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन या नाइट्रो एरिन इसको कहा जाता है। तो एल्किल समूह की प्रकृति के आधार पर नाइट्रो समूह जो है वो 3 भागों में विभक्त किया जाता है। प्राथमिक नाइट्रो एल्केन जिसमें NO2 जो है सिंगल 1 डिग्री कार्बन से जुड़ता है। द्वितीयक नाइट्रो एल्केन जो जब नाइट्रो ग्रुप जो है वो द्वितीयक कार्बन से जुड़ता है, और तृतीयक नाइट्रो एल्केन जब नाइट्रो ग्रुप जो है वो तृतीयक कार्बन से जुड़ता है। तो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो प्राथमिक नाइट्रो एल्केन, द्वितीयक कार्बन से जुड़ेगा तो द्वितीयक नाइट्रो एल्केन, और तृतीयक कार्बन से जुड़ने पर यह तृतीयक नाइट्रो एल्केन कहलाता है। एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक कौन कौन से होते हैं? तो एरोमेटिक नाइट्रो यौगिकों के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक होता है नाभिकीय प्रतिस्थापन नाइट्रो यौगिक। नाभिकीय प्रतिस्थापन नाइट्रो यौगिक में क्या होता है कि नाइट्रो ग्रुप जिनमें NO2 समूह सीधा अगर बेंजीन वलय पर जुड़ता है, जैसे इस प्रकार से नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन, मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन, 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन और 246 ट्राइनाइट्रोबेंजीन। तो इस प्रकार के नाभिक प्रतिस्थापित नाइट्रो युग्म बनते हैं। और पार्श्व श्रृंखला यानी कि बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई कार्बन श्रृंखला से अगर NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार के जैसे फेनिल नाइट्रोमीथेन या बीटा फेनिल नाइट्रो एथेन का निर्माण होता है। नाइट्रोबेंजीन की जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है। बेंजीन से डायरेक्ट अगर NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो इस तरीके से संरचना देखने को मिलती है। ये निर्माण की विधियां किस प्रकार से होती है? जब बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र HNO3 या सांद्र H2SO4 से करवाई जाती है तो भी नाइट्रोबेंजीन बनती है। बेंजीन की अभिक्रिया जो है नाइट्रो एसीटेट से करवाई जाती है तो भी नाइट्रोबेंजीन बनती है। और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HNO2 के साथ में CO2O की उपस्थिति में करवाई जाती है तो भी नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। इसका यदि अपचयन करवाया जाता है तो अम्लीय माध्यम, उदासीन माध्यम और क्षारीय माध्यम तीनों में ही इसका अपचयन होता है। और इस प्रकार से आपको अलग अलग यौगिक आपको देखने को मिलते हैं। सांद्र HNO3 के साथ में करवाने पर मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। क्लोरीन के साथ में FeCl3 की उपस्थिति में मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। एल्किल नाइट्राइट की अगर हम बात करें तो एल्किल नाइट्राइट कैसे कैसे बनता है? ब्रोमो इथेन की अभिक्रिया अगर KNO2 के साथ में या NaNO2 के साथ में सांद्र HCl की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एल्किल नाइट्राइट बनता है। और एल्किल नाइट्राइट का अपघटन करवाने पर आपको तनु NaOH की उपस्थिति में क्षारीय माध्यम में NaNO2 प्राप्त होता है तथा जलीय माध्यम में अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है तथा SN+HCl गैस भी प्राप्त हो जाती है। और इसका H2O के साथ में अपचयन करवाने पर आपको HNO2 नाइट्रस अम्ल प्राप्त हो जाता है। एल्किल नाइट्राइट तथा नाइट्रो एल्केन में विभेद करने के लिए आप अगर अपचयन करवाते हैं, अपचयन से ये जो है ये तो क्या देते हैं? अल्कोहल देते हैं, जबकि ये जो है ये प्राथमिक अमीन देते हैं। अल्कोहल तथा हाइड्रोक्सिल अमीन प्राप्त होते हैं, जबकि यहाँ पर प्राथमिक अमीन बनते हैं। NaOH के साथ में अभिक्रिया करवाने पर यहाँ तो प्राथमिक अल्कोहल बनते हैं, यहाँ पर नाइट्रोलिक अम्लों का जो सोडियम लवण है वह प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से HNO3 के साथ HNO2 के साथ में अभिक्रिया ये वाले तो प्रदर्शित ही नहीं करते हैं, जबकि ये नाइट्रोलिक अम्ल का निर्माण इस तरीके से करके देते हैं। हेलोबेंजीन के साथ में अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो ये वाले तो है कोई अभिक्रिया नहीं देते हैं, जबकि ये डायहेलो व्युत्पन्न देते हैं। इस प्रकार से डायहेलो व्युत्पन्न यहाँ से RCCl2
यहाँ से डायहलो व्युत्पन्न के रूप में प्राप्त हो जाता है। एल्किल साइनाइड के के बारे में बात करें तो एल्किल साइनाइड क्या होता है, एल्किल ग्रुप से यदि CN साइनाइड जुड़ा हुआ होता है तो हाइड्रोजन साइनाइड बनता है। इसका एक हाइड्रोजन जो है वो एल्किल ग्रुप से अगर प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो बनता है एल्किल साइनाइड। इसी प्रकार से आइसोसाइनाइड भी बनता है, अगर नाइट्रोजन ग्रुप जो है वो एल्किल ग्रुप से जुड़े तो एल्किल साइनाइड का आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। दोनों ही एक दूसरे के चलावयवी रूप होते हैं। एल्किल साइनाइड जो है उसका संक्षिप्त विवरण देखते हैं यहाँ पर। निर्माण की विधियाँ कैसे कैसे बनता है। एल्किल हैलाइड की कैसियन के साथ में अभिक्रिया द्वारा भी बनता है। अमाइड की P2O5 के द्वारा ऑक्सीकरण करवाने पर भी जो है प्राप्त होता है। 1 डिग्री अमीन की कॉपर निकल और 773 केल्विन टेम्परेचर पर अभिक्रिया करवाने पर भी प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार के जो अणु यौगिक होते हैं उनकी भी जब P2O5 या CH3COO के साथ में ऑक्सीकरण करवाया जाता है तभी भी आपको एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है, तथा RMGX की अभिक्रिया द्वारा भी ये एल्किल साइनाइड आपको प्राप्त हो जाता है। एल्किल साइनाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं देखें तो HCl के साथ में अमाइड का निर्माण करते हैं। NaOH के साथ में H2O की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो एसिड जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं, और अगर NaOH भी इसमें डाल दिया तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण दे देते हैं, सोडियम लवण दे देते हैं। RMGX या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में ये कीटोन देते हैं। अल्कोहलों के साथ में तथा निकेल और प्लेटिनम जैसे एल्कोहल के साथ में तथा HCl के साथ में अभिक्रिया करवाने पर ये एस्टर देते हैं, तथा अपचयन करवाने पर निकेल प्लेटिनम या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं तो मेंडियस अपचयन द्वारा ये प्राथमिक अमाइन में परिवर्तित हो जाते हैं। SN2 और HCl की अभिक्रिया द्वारा ये जो है स्टीफन अभिक्रिया देते हैं, और सांद्र H2SO4 या H2O2 या NaOH की उपस्थिति में ये वापस से अमाइड आपको प्राप्त हो जाते हैं एल्किल साइनाइड से। एल्किल आइसोसाइनाइड देख लीजिए किस प्रकार बनते हैं। अगर आपने एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgCN के साथ में करवाई तो AgCN इसको एल्किल आइसोसाइनाइड में परिवर्तित करता है, ना कि साइनाइड में। एल्किल अमीन की अभिक्रिया जो है आप अगर क्लोरोफॉर्म से KOH की उपस्थिति में क्षारीय माध्यम में करवाते हैं तो भी आपको जो है एल्किल आइसोसाइनाइड देखने को मिलती है या एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होती है। यहाँ पर 2 तो डबल बॉन्ड होते हैं और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपस्थित होता है। रासायनिक गुणधर्म इसके देखें तो एल्किल आइसोसाइनाइड की अभिक्रिया जो है H2O के साथ में HCl की प्रेजेंस में करवाएंगे तो आपको प्राथमिक अमीन प्राप्त होगी। C2H5OH की उपस्थिति में आकर करवाते हैं तो आपको द्वितीयक अमाइन प्राप्त होगी, और अगर 250 डिग्री सेल्सियस पर करवाते हैं तो आपको इससे साइनाइड प्राप्त हो जाएगी। ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीकरण करवाने पर आपको साइनाइड प्राप्त होगा। सल्फर के साथ में इसको आप अगर अभिकृत करवाते हैं तो थायोसाइनाइड आपको प्राप्त हो जाता है, और क्लोरीन के साथ में ही इस प्रकार का एक योग उत्पाद बना करके देता है। एल्किल साइनाइड तथा एल्किल आइसोसाइनाइड में यदि विभेद करना हो तो इसकी गंध के द्वारा किया जाता है कि इसकी गंध विशिष्ट होती है, परंतु इसमें दुर्गंध नहीं आती, जबकि इसमें से तीव्र दुर्गंध प्राप्त होती है। जल में विलेयता के आधार पर देखें तो ये विलेय होते हैं, जबकि ये अल्प विलेय होते हैं। अपचयन जो होता है, अपचयन द्वारा ये प्राथमिक अमीन बनाते हैं लाइक दिस, और ये द्वितीयक अमीन बनाते हैं बिल्कुल इस प्रकार से। अम्लीय जल अपघटन यदि आप करवाते हैं तो इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है, जबकि फार्मिक अम्ल तथा प्राथमिक अमीन में परिवर्तित हो जाते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा ये योगोत्पाद बनाते हैं जो जल अपघटन द्वारा कीटोन दे देता है लास्ट में, और ये कोई अभिक्रिया यहाँ पर प्रदर्शित नहीं करते हैं। अमाइन की बात कर लेते तो अमाइन क्या होते हैं। एमीन जो है अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं, जिसमें अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन जो है वो एल्किल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। अगर अमोनिया का एक हाइड्रोजन विस्थापित कर दिया जाए तो इस प्रकार से, 2 हाइड्रोजन अगर विस्थापित कर दिया जाए तो इस प्रकार से, और 3 हाइड्रोजन अगर विस्थापित कर दिया जाए तो इस प्रकार से आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमाइन प्राप्त हो जाती है। मिथाइल अमाइन, इसका नाम इथाइल अमाइन, डाइमिथाइल अमाइन, डाइमिथाइल एमीन, ट्राइमिथाइल अमाइन, और ये एनिलीन आपको मिलता है अगर एरोमेटिक ग्रुप जुड़ता है तो। अमीनों का वर्गीकरण, नाइट्रोजन से जुड़े एल्किल या एरिल समूहों के आधार पर प्राथमिक समूह। प्राथमिक देख लीजिए, अमाइन जो है मिथाइल अमाइन, मतलब अगर सामान्य सूत्र CnH2n+1 और NH2 है, यानी कि एल्किल ग्रुप एक ही जुड़ा हुआ है। अमोनिया में से हाइड्रोजन जो है एक ही एल्किल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है तो आपको प्राथमिक अमाइन प्राप्त होगी इस प्रकार से। और यदि अमोनिया के 2 हाइड्रोजन जो है विस्थापित हो गए हैं 2 एल्किल ग्रुपों द्वारा तो आपको मिलेगी द्वितीयक अमीन, डाइमेथिल अमीन, एथिल मेथिल अमीन। ये समान भी हो सकते हैं और ये विभिन्न ग्रुप भी हो सकते हैं। और तृतीयक अमीन में नाइट्रोजन के 3 अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन जो है 3 एल्किल ग्रुपों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं तो आपको तृतीयक अमीन प्राप्त होती है, बिल्कुल ट्राइमेथिल अमीन या एथिल मेथिल फेनिल अमीन। तीनों समान भी हो सकते हैं और 3 अलग भी हो सकते हैं।
और चतुष्क अमोनियम लवण, जैसे कि आप देख लेंगे कि अमोनिया में यदि एक हाइड्रोजन और जुड़ जाता है तो ये अमोनियम लवण में परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर 4 जो नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन पे जो है लोन पेयर भी उपस्थित होता है, इस लोन पेयर द्वारा भी अगर कोई एल्किल ग्रुप बंध बना ले तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड में। तो अमोनियम लवणों का ये निर्माण कर लेता है। द्वितीयक और तृतीयक अमीनों को जो है पुनः आप अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं, सममित या साधारण। साधारण में क्या होता है, दोनों जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो समान होते हैं, जैसे कि यहाँ देख लीजिए। और असम्मित या मिश्रित एमीन जो होते हैं उनमें दोनों ही नाइट्रोजन या NH से जुड़े हुए दोनों ही ग्रुप जो होते हैं वो अलग अलग प्रकृति के होते हैं। आर समूह की जो प्रकृति है उसके आधार पर इसको एल्किल समूह, जैसे कि अगर एल्किल ग्रुप या जो अनएरोमेटिक ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसका sp3 संकरित कार्बन होता है, यदि उससे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये क्या कहलाते हैं, एल्किल अमीन कहलाते हैं। जबकि एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ जो अमाइन ग्रुप होता है उससे बनने वाले या sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ होने पर ये एरिल अमाइन का निर्माण कर लेते हैं, जैसे कि एनिलीन या डाइफेनिल अमीन। नाइट्रोजन से जुड़े हुए समूह की संख्या के आधार पर भी ये प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अमीनों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं, जैसे एर एल्किल अमीन। अब एर एल्किल अमीन में एरोमेटिक और एल्किल ग्रुप से अगर अमाइन आपका जुड़ा हुआ है तो आपका बनता है एर एल्किल अमीन बनता है। एन मेथिल बेंजिल अमीन भी इस तरीके से बनता है। ये बेंजिल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। अमीनों की संरचना की बात करें तो जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु जो होता है, इसमें अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु इस प्रकार से sp3 संकरित होता है, जिससे 3 हाइड्रोजन सिग्मा बंध बना करके जुड़े हुए होते हैं और एक लोन पेयर उपस्थित होता है जिसका जो बंध ये कैसा होता है, sp3 संकरित होता है। और बंध कोण जो है वो भी इसमें इस प्रकार से पाया जाएगा। इसकी कैसी स्थिति होती है, पिरामिडी इसकी संरचना होती है। और यहाँ पर जो CN बंध की जो लंबाई है, अब यहाँ पर अगर इसकी जगह पे CH3 और CH3 में जोड़ दो तो कार्बन और नाइट्रोजन की बंध लंबाई जो है 1.47 एंगस्ट्रम की हो जाती है। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको इसकी देखने को मिलती है। जिस प्रकार से अमोनिया की स्ट्रक्चर है, एक H जो है वो एक R द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तो प्राथमिक अमीन, 2 R लग जाएंगे तो द्वितीयक अमीन, और 3 R अगर प्राप्त होते हैं तो तृतीयक अमीन आपको मिलती है। अब आबंध कोण का जो बढ़ता हुआ मान है वो अमाइन में सबसे कम होता है, जबकि तृतीयक अमीन में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि तृतीयक अमीन में एल्किल ग्रुप जो है वो सब एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और प्रतिकर्षित करने की वजह से बंध कोण जो है वो दूरी बढ़ जाती है, और दूरी बढ़ने की वजह से इनके बीच का जो कोण है वो भी बढ़ जाता है। एमिनों का नामकरण, सामान्य नाम पद्धति में इसे एलिफेटिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए एल्किल अमीन के रूप में, इसे एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए एरिल अमीन के रूप में, मतलब अगर एलिफेटिक यौगिक है तो एल्किल अमीन, और अगर एरोमेटिक यौगिक है तो एरिल अमीन इसको कहा जाएगा। जैसे कि मेथिल अमीन, एथिल अमीन, या फिर अगर बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो डाइफेनिल अमीन इसको आप कहेंगे, डाइमिथाइल अमीन इसको कहेंगे। और अगर 2 अलग अलग प्रतिस्थापी हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसका नाम M से शुरू होता है, इसका नाम E से शुरू होता है, तो इथाइल मिथाइल अमाइन इसको कहेंगे। इस प्रकार इसके नामकरण किए जाते हैं। IUPAC के अकॉर्डिंग अगर हम नामकरण देखें तो IUPAC में प्राथमिक अमीन को एल्केन अमीन, द्वितीयक अमीन को जो है N एल्किल अमीन तथा तृतीयक अमीन को NN डाई एल्किल अमीन कहा जाता है। अब जैसे ये है, इसको बोलेंगे मीथेन अमीन, ये है N मिथाइल मीथेन अमीन, और ये N एथिल, अब ये इथाइल ग्रुप है तो E, ये मिथाइल है और ये मिथाइल है तो N मेथिल एथेन अमीन इसका नाम हो जाएगा। दो इथाइल ग्रुप है तो एक इथाइल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट के रूप में ये भी M से E से चालू होगा। इस प्रतिस्थापन में क्या हो रहा है, एक तरफ तो आपको एथिल ग्रुप मिल रहा है, यहाँ भी आपको एथिल ग्रुप मिल रहा है, और यहाँ पर आपको जो है मिथाइल ग्रुप मिल रहा है। अब कोई एक ही जो है मुख्य कार्बन श्रृंखला हो सकती है, किसी एक इथाइल को आप मुख्य कार्बन श्रृंखला ले लेंगे, क्यों, क्योंकि 2 कार्बन वाली जो है वो 1 कार्बन वाली से बड़ी होती है। तो एक जो है इसको आपने मेन कार्बन चेन आपने अगर इसको ले लिया है तो ये भी सब्स्टिट्यूट हो गया, ये भी सब्स्टिट्यूट हो गया। तो सब्स्टिट्यूट का भी जो नाम होता है उसमें से जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उस सब्स्टिट्यूट का नाम आप पहले लिखते हैं और इसका नाम आप बाद में लिखते हैं। तो N एथिल N मेथिल इथेन अमीन इसका नाम हो जाता है। एरोमेटिक अमीनों का IUPAC नाम अगर आप लिखते हैं तो सामान्य रूप से इनको एनिलीन कहा जाता है। जैसे कि बेंजीन के साथ में अगर अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको फेनिलअमीन या एनिलीन इसका IUPAC नाम है। और अगर इसके साथ में मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो N मिथाइल एनिलीन इसका नाम हो जाएगा। अगर इसके साथ में मिथाइल और इथाइल दोनों जुड़ा हुआ है तो N इथाइल N मिथाइल मेथिल एनिलीन हो जाएगा, इसका नाम एनिलीन हो जाएगा इसका नाम। IUPAC पद्धति के अनुसार जो है इसके नाम 2 मिथाइल बेंजीन अमीन, देख लीजिए दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 2 मिथाइल बेंजीन अमीन हो जाएगा और N मिथाइल बेंजीन अमीन
इसका नाम हो जाएगा। तो बेंजीन एमीन इसको कहा जाता है आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग। एरिल अल्किल अमीन का जो नामकरण है एलिफेटिक एमीन के व्युत्पन्न के रूप में किया जाता है और ऐसा करते समय एरिल समूह की जो स्थिति है इसको उपयुक्त अंक द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। जैसे फेनिल मेथिल एमीन, ये कौन है, ये फेनिल है, ये मिथाइल है और इसके साथ में जुड़ा हुआ अमाइन है। और 2 फेनिल प्रोपेन 1 एमीन, 2 फेनिल प्रोपेन 1 एमीन, यहाँ पर आप मेन कार्बन श्रृंखला जो है इसको लेंगे ना कि इसको, तो ये भी प्रतिस्थापी के रूप में 2 फेनिल प्रोपेन 1 एमीन। और यहाँ पर फेनिल एक ही कार्बन है तो 1 फेनिल मीथेन अमीन आप बोलो या फेनिल मिथाइल अमीन आप बोलो, एक ही बात यहाँ पर हो जाती है। तो सारणी में आपको कुछ एरिल अमीनों के सामान्य नाम तथा आईयूपीएसी नाम, एरिल और एल्किल समूह के जो है आईयूपीएसी और सामान्य नाम दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से। अब इनमें बात करेंगे हम समावयवता की। समावयवता में पहली ही बात करेंगे श्रृंखला समावयवता की। श्रृंखला समावयवता में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है परंतु जो श्रृंखला होती है उसमें परिवर्तन आ जाता है। अगली बात करते हैं हम स्थान समावयवता की। तो NH2 समूह की जो स्थिति है उसके स्थान में परिवर्तन हो जाता है। अभी NH2 जो है वो 1 नंबर के कार्बन पर जुड़ा हुआ है, यहाँ आप देखेंगे तो एमीन ग्रुप जो है वो दूसरे नंबर के कार्बन पर जुड़ा हुआ होता है। क्रियात्मक समूह समावयवता की बात करेंगे तो प्राथमिक अमीन जो है द्वितीयक अमीन में और द्वितीयक अमीन जो है वो तृतीयक अमीन में, यानी कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अमीन जो है वो आपस में एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी बन जाते हैं। मध्यावयवता की बात करते हैं तो मध्य से इसकी जो स्थिति है वह परिवर्तित हो जाती है। प्रकाशिक समावयवता में जो नाइट्रोजन होता है यह असम्मित होता है और असम्मित होने की वजह से इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनता है और दर्पण प्रतिबिंब बनने की वजह से ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं और ये रैसमिक मिश्रण के रूप में रहते हैं। रैसमिक मिश्रण का मतलब होता है कि ध्रुवण घूर्णकता का जो मान होता है यह मतलब इसको आप जो है अलग अलग नहीं कर सकते, आप डी और एल में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन इसका नहीं बता सकते इन्हें पृथक। और इस प्रकार के जो अणु होते हैं वो ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करते हैं और इन्हें पृथक किया जा सकता है इस प्रकार के, परंतु इस प्रकार के जो मिश्रण होते हैं ये रैसमिक मिश्रण प्राप्त होते हैं। अमीनों के निर्माण की अभिक्रिया में आप पहले देखेंगे केवल प्राथमिक अमीन के निर्माण की अभिक्रिया। प्राथमिक अमीन किस किस प्रकार से बनाया जाता है, एल्किल साइनाइड, नाइट्राइल अमाइड या नाइट्रो एल्केन, ऑक्सीन तथा एजाइड के अपचयन द्वारा बनाया जाता है। तो एल्किल साइनाइड का जो है अपचयन जो है आप किस प्रकार से करवाते हैं, मेंडियस अपचयन इसको कहते हैं, जो LiLH4 की उपस्थिति में करवाया जा सकता है अपचयन, या फिर Na+C2H5OH जिसको मेंडियस अपचयन, यानी कि इस अभिकर्मक का अगर आप इस अपचयक का इस्तेमाल करते हैं तो मेंडियस अपचयन इसका होता है। अमाइड का जो अपचयन है वो LiLH4 या फिर इसके द्वारा किया जाता है। नाइट्रो एल्केन का जो अपचयन है SN+HCl या SnCl प्लस HCl तथा जिंक प्लस एसिटिक एसिड, सोडियम अमलगम H2O निकिल या H2 की उपस्थिति में करवा सकते हैं। ऑक्सीन का जो है Na+C2H5OH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या निकिल की प्रेजेंस में आप करवा सकते हैं। एजाइड का जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड जिस जल की उपस्थिति में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तथा Na+C2H5OH, यानी कि Na+C2H5OH का उपयोग जो है वो आप अच्छे अपचायक के रूप में कर सकते हैं। तो उदाहरण देख लीजिए आप, अमाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में 1 डिग्री अमीन बनेगा। एल्किल साइनाइड जो है वो 1 डिग्री अमीन प्राप्त उसके अपचयन द्वारा जो है 1 डिग्री अमीन प्राप्त होगा। पहले इसका मतलब ये जो बंध है उसमें से एक बंध टूटेगा और इसको भी हाइड्रोजन और रेने निकल की उपस्थिति में आप जो है इसको प्राथमिक अमीन में परिवर्तित कर सकते हैं। नाइट्रो एल्केन जो है इनके उपस्थिति में भी प्राथमिक अमीन प्राप्त करके देगा आपको। कार्बोनिल यौगिक जो है वो ऑक्सीन बनाएंगे पहले और बाद में अपचयन द्वारा जो है इस प्रकार से अमाइन में परिवर्तित हो जाएंगे। एल्किल हैलाइड भी जो है सोडियम एजाइड की उपस्थिति में SN2 रिएक्शन प्रदर्शित करेगा और एल्किल एजाइड बना करके जिसका सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में अपचयन करवा करके ये प्राथमिक अमीन दे देगा। साइनाइडों का जो अपचयन होता है इसके प्रयोग से श्रेणी आरोहण, यानी कि एक कार्बन अधिक वाली या अधिक कार्बनों वाला जो है वो आपको अमाइड देखने को, अमाइन ग्रुप आपको देखने को मिलता है। आइसोसाइनाइड का अगर जल अपघटन करवाते हैं तो आपको अमाइन प्राप्त हो जाता है और COOH ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो भी प्राप्त हो जाता है। जैसे कि इसका अगर आप HCl की उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं तो भी आपको क्या प्राप्त हो जाता है, प्राथमिक अमीन प्राप्त हो जाता है अम्लीय माध्यम में कराने पर। आइसोसाइनेट के क्षारीय जल अपघटन द्वारा ये आइसोसाइनेट है, RnCO एथिल आइसोसाइनेट का KOH की उपस्थिति में गर्म कराने पर भी आपको प्राथमिक अमीन प्राप्त हो जाती है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया में क्या होता है कि बेंजीन एमाइड जो है ब्रोमीन की उपस्थिति में तथा KOH की उपस्थिति में आपको एमिनो बेंजीन देता है और KBr K2CO3 और H2O जो है साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर हो जाते हैं, जिसकी क्रियाविधि आप देखेंगे कि आप CH3CO
NH2 अमाइड को क्या जो है ब्रोमीन की उपस्थिति में तथा KOH की उपस्थिति में जब आप गर्म करवाएंगे तो आपको N ब्रोमो एथेन अमाइड प्राप्त होगा। ये अब द्वितीय पद में क्या होता है कि N ब्रोमो एथेन अमाइड जो है KOH के साथ में अभिक्रिया करते हैं, तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है यहाँ पर इसकी अभिक्रिया होती है, H2O यहाँ से बाहर हो जाता है ये वाला, और K जो है इसके साथ में बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। अब इसमें से आप इस Br को अलग हटा देते हैं तथा CH3 का एक बॉन्ड यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, तो इस प्रकार से मेथिल आइसोसाइनेट आपको प्राप्त होता है, जिसे बैकमैन पुनर्विन्यास भी कहा जाता है। डबल बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हो जाता है, ब्रोमीन यहाँ से हट जाता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर बैकमैन पुनर्विन्यास होता है, और बैकमैन पुनर्विन्यास के बाद में आप इसको KOH के साथ में जल अपघटित करवा देते हैं तो आपको प्राथमिक अमीन प्राप्त हो जाता है। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? पहला तो R जो समूह है उसकी प्रकृति में, अगर उसकी नाभिक रागी प्रकृति में वृद्धि के साथ में इस पुनर्विन्यास अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। मतलब RNH2 समूह में जो RCONH2 समूह है उसमें R की नाभिक रागी अगर प्रवृत्ति है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है बढ़ जाएगी, अधिक मात्रा में रिएक्शन होने लगी। R समूह यदि -I समूह की उपस्थिति में इस अभिक्रिया की दर जो है वो कम हो जाती है। -I समूह वाला एल्किल ग्रुप है तो अभिक्रिया की दर जो है वो कम हो जाएगी। अगर R समूह एल्किल ग्रुप है, एरिल ग्रुप है, तो इसमें +I तथा +M समूह की उपस्थिति होती है और हाफमैन अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है अगर एरिल ग्रुप अगर उपस्थित है, एरोमेटिक ग्रुप यदि उपस्थित है तो। एरोमेटिक समूह में -I या -M समूह की उपस्थिति में हाफमैन पुनर्विन्यास अभिक्रिया की दर में कमी आ जाती है। अगर +M या +I है तो एरिल समूह जो है वो इसकी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा, अन्यथा घटा देगा। गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया आप देखेंगे, इस विधि में जो है केवल और केवल एलिफेटिक शुद्ध प्राथमिक अमीनों का ही निर्माण किया जा सकता है। किस प्रकार से? आप थैलिक एनहाइड्राइड जो है उसको लेकर के RNH2 की अभिक्रिया करवाएंगे तो RNH2 जो है वो यहाँ से H2O बाहर निकाल करके इस तरीके से थैलीमाइड का निर्माण कर लेगा, जो कि KOH की उपस्थिति में पोटेशियम थैलेमाइड बना देगा। पोटेशियम थैलेमाइड जो है वो RX के साथ में अभिक्रिया करके जो है N एल्किल थैलेमाइड का निर्माण कर देगा, और N एल्किल थैलेमाइड जो है जल की उपस्थिति जल अपघटन करवा करके दाब लगा करके जो है इस प्रकार से थैलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा और यहाँ से आपको प्राथमिक अमीन प्राप्त हो जाएगी। इस विधि द्वारा थैलिक अम्ल का निर्माण भी किया जाता है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा RMGX की अभिक्रिया जो है आप क्लोरामीन के साथ में करवाएंगे तो आपको प्राथमिक अमीन प्राप्त होगी। केवल द्वितीयक अमीनों की जो अभिक्रियाएं हैं उनको आप देखें तो आइसोसाइनेट के साथ में अपचयन करवा दी, आइसोसाइनेट का यदि आप अपचयन करवाते हैं Na+C2H5OH की उपस्थिति में तो आपको द्वितीयक अमीन प्राप्त होती है। डाई एल्किल साइनेमाइड के साथ में अगर जल अपघटन करवाते तो कैल्शियम साइनेमाइड के साथ का आप जल अपघटन करवाते हैं तो आपको सोडियम साइनेमाइड प्राप्त होता है। सोडियम साइनेमाइड की रिएक्शन जो है आप एल्किल हैलाइड के साथ में करवा देंगे तो आपको डाई एल्किल साइनेमाइड प्राप्त हो जाएगी इस प्रकार से। और आप इसका जो है अपचयन जल अपघटन करवाएंगे, जल अपघटन करवा करके एक अस्थायी उत्पाद प्राप्त होगा जिसे गर्म करके आप 2 डिग्री अमीन में परिवर्तित करवा सकते हैं। N प्रतिस्थापी अमाइड के अपचयन द्वारा N प्रतिस्थापी जो अमाइड होते हैं CONH2, अब NH2 की जगह पे यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट गया और एल्किल आ गया तो आप बोल सकते हैं क्या इसको N प्रतिस्थापित एमाइड, N प्रतिपादित एमाइड इसको बोल सकते हैं। इसका यदि अपचयन करवाएंगे तो भी आपको 2 डिग्री अमाइन प्राप्त होगी। केवल तृतीयक अमीनों की केवल तृतीयक अमीनों की अगर अभिक्रियाएं देखें तो NN डाई एल्केन अमाइड का अगर अपचयन करवाएंगे तो ये वाला बंध टूटेगा और यहाँ से H2O अलग और इसको 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे और ये तृतीयक अमीन में परिवर्तित हो जाएगा। 2 डिग्री अमीन की अभिक्रिया जो है एल्किल हैलाइड के साथ में करवाएंगे, एल्किल हैलाइड के साथ में करवाएंगे तो ये X जो है वो इस H को लेकर के चला जाएगा और 3 डिग्री अमीन का निर्माण यहाँ से करके देगा। अब 1, 2, 3 जो डिग्री अमीन है उनका मिश्रण का अगर निर्माण करना हो तो एल्डिहाइड तथा कीटोन के उत्प्रेरकीय अपचायक जो हैं वो एमिनीकरण द्वारा इस प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। एल्डिहाइड का अमीन की उपस्थिति में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो इमीन बनता है और इमीन का जो है अपचयन करवाने पर आपको 1 डिग्री अमीन प्राप्त होता है। यदि आपने कीटोन ले लिया तो कीटोन यहाँ से आपको प्राथमिक अमीन देगा और अगर आपने कीटोन इस तरीके से कीटोन की अभिक्रिया करवाई है तो ये आपको Na-BH3CN की उपस्थिति में इस तरीके से द्वितीयक अमीन प्राप्त करके देगा। प्राथमिक अमीन जो है वो एल्डिहाइड तथा कीटोन से अभिक्रिया करके अपचायक अमीनीकरण द्वारा द्वितीयक अमीन बनाते हैं। इसी प्रकार द्वितीयक अमीन जो है वो तृतीयक अमीन में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये जो द्वितीयक अमीन जो है ये वापस किसमें परिवर्तित हो जाएगा? द्वितीयक अमीन हाइड्रोजन के द्वारा अपचयित होकर के ये तृतीयक अमीन में परिवर्तित हो जाता है। एल्किल हैलाइडों का अमोनिया अपघटन अगर आप करवाना है तो कैसे करवाएंगे? एल्किल हैलाइड अमोनिया के साथ में अभिक्रिया करके इस तरह का प्रोडक्ट बना के देते हैं और इसका अगर आप
हाइड्रोक्साइड आयन की उपस्थिति में या अम्लीय बेसिक माध्यम में अगर इसका आगे रिएक्शन करवाते हैं तो ये 1 डिग्री अमीन में परिवर्तित हो जाते हैं। या फिर RNH2 की अभिक्रिया आप RHX से करवाएंगे या एल्किल हैलाइड से करवाएंगे या हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ में करवाएंगे तो भी आपको इस तरह का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो है बेसिक माध्यम में इसे ट्रीट करवाने पर आपको 1 डिग्री अमीन प्राप्त हो जाएगा। इसको आप अमोनिया के साथ भी ट्रीट करवाएंगे तो भी आपको 1 डिग्री अमीन प्राप्त होगा। और 1 डिग्री अमीन जो है वापस RX के साथ में अभिक्रिया करके इस प्रकार का उत्पाद देगा और इसका वापस अमोनिया के साथ में अभिकृत करवा करके इसको 2 डिग्री अमीन में परिवर्तित करवा सकते हैं। ये 2 डिग्री अमीन में वापस एक H नजर आ रहा है जो कि वापस RX के साथ में अभिक्रिया करके HX यहाँ से निकाल देगा और इस तरह से 3 डिग्री अमोनियम हैलाइड का निर्माण यहाँ से होगा और अमोनिया की उपस्थिति में 3 डिग्री अमीन का निर्माण आपको करके देगा। अभी भी अभिक्रिया जो है वो आगे चल सकती है और चतुष्क अमोनियम लवण बना सकती है। एल्कोहलों के अमोनिया अपघटन द्वारा, ये एल्कोहल है, इसका अमोनिया की उपस्थिति में अपघटन करवाएंगे तो 1 डिग्री अमीन बनेगा। 1 डिग्री अमीन का वापस से आप अपघटन करवाएंगे तो 2 डिग्री अमीन। दोबारा यही प्रोसेस अपनाने पर आपको 3 डिग्री अमीन का मिक्सचर प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मिथेनॉल जो है वो अमोनिया से अभिक्रिया करके 1 मिथाइल अमीन या मैथिल अमीन बना रहा है, वापस से 1 मैथिल अमीन जो है वो मिथेनॉल से अभिक्रिया करके 2 मैथिल अमीन बना लेगा और 2 मैथिल अमीन जो है मिथेनॉल के साथ में अभिक्रिया करवा करके 3 या ट्राई मिथाइल अमाइन दे देगा। अब हम बात करते हैं एमिनो के भौतिक गुणधर्मों की। एमिनो के भौतिक गुणधर्मों में पहले बात करेंगे हम भौतिक अवस्था और गंध की। तो जो एमीन्स होते हैं उनमें से जो मिथाइल अमीन जो है वो गैस होती है, इथाइल अमीन जो है वो वाष्पशील द्रव होता है, यानी कि निम्न अमीनों में अमोनिया जैसी गंध आती है और जबकि उच्च अमीन जो होते हैं उसमें मछली की भांति, सड़ी मछली की भांति की गंध आती है और सभी के सभी कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। ये इसकी भौतिक अवस्था और गंध होती है। हाइड्रोजन बंध कैसे बनाते हैं कि देख लीजिए, अमाइन एक अमीन में जो उपस्थित हाइड्रोजन बंध जो है दूसरे अमीन में उपस्थित नाइट्रोजन के साथ में इस तरीके से हाइड्रोजन बंध बना लेता है। तथा यदि अगर 2 डिग्री अमीन की बात करें या द्वितीयक अमीन की बात करें तो द्वितीयक अमीन में भी जो हाइड्रोजन होता है वह नाइट्रोजन के साथ में इस प्रकार से जो है हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। क्वथनांक और द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं तो एल्केन अमीन में जो अधिक ध्रुवीय नाइट्रोजन है उसकी विद्युतीयता अधिक होने की वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तथा जिस कार्बन से पर वो उपस्थित है उसके ऊपर प्लस चार्ज उपस्थित हो जाता है, जिसकी वजह से इनके क्वथनांक और द्विध्रुव आघूर्ण इस प्रकार होते हैं कि इथेन जो यौगिक है, इथेन का जो क्वथनांक होता है 231 केल्विन होता है तथा द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, यानी कि कैसा होता है, ये नॉन पोलर कंपाउंड होता है। यहाँ पर देख लीजिए आप, अगर 2 कार्बन वाला नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड जो है जैसे कि एल्केन अमीन जिसको आप कहते हैं इथेन अमीन का जो क्वथनांक है वो 390 केल्विन होता है तथा 1.2 इसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है तथा इथेनॉल का जो क्वथनांक होता है वो 351 केल्विन होता है तथा द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो 1.7 होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल तथा एमीन और एल्केन के जो क्वथनांक है उनमें सबसे कम जो है एल्केन का क्वथनांक तथा सर्वाधिक क्वथनांक जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का पाया जाता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो 2 तरफ से हाइड्रोजन बंधों का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से यदि समावयवी एमीनों की बात करें तो 3 डिग्री एमीन जो है उसका सबसे कम क्वथनांक तथा 1 डिग्री एमीन का सर्वाधिक क्वथनांक पाया जाता है, क्योंकि 1 डिग्री एमीन के पास में हाइड्रोजन अधिक उपस्थित होने की वजह से अधिक हाइड्रोजन बंध बनाता है, जबकि 3 डिग्री एमीन जो है वो हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता। तो हाइड्रोजन बंधों के आधार पर यह क्वथनांकों का क्रम बताया गया है। इसी प्रकार से वाष्पशीलता, अगर इसका क्वथनांक सबसे कम है तो इसका मतलब ये सर्वाधिक वाष्पशील और ये सबसे कम वाष्पशील होगा। इसी प्रकार से एमीन और उनके क्वथनांकों की यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है, आप देख सकते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो एमीन होते हैं उनके क्वथनांक जो है संगत ईथरों से अधिक होते हैं। संगत ईथरों से अधिक क्यों होते हैं, वही हाइड्रोजन बंध इसका एक कारण है। विलेयता की बात करें तो विलेयता भी हाइड्रोजन बंध की वजह से होगी। जल में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ में हाइड्रोजन जो है इस प्रकार से बंध बना करके एमीन्स को जल में विलेय बनाता है। और जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का जो आकार है वो बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे विलेयता जो है वो घटती चली जाती है, क्योंकि एल्किल समूह कैसा होता है, द्रव विरागी होता है। समावयवी अमीनों की विलेयता का क्रम जो है वो अगर वो आप बनाएंगे तो हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर वो क्रम कुछ इस प्रकार से होगा कि अगर जो आपके एरोमेटिक अमीन्स जो हैं उनमें अंतराणु का हाइड्रोजन बंध जो है वो संभव नहीं हो पाता है, तो एनिलीन जो है वो एक दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बंध बना करके अंतराणु हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। सब एक दूसरे के साथ में ही हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। एमिनो की शारीरिक प्रकृति की अगर हम बात करें तो अमीनो में नाइट्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है।
और इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर सकते हैं, और दान कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाले क्या कहलाते हैं? लुईस क्षार कहलाता है। तो ये लुईस क्षारीय प्रकृति का होता है। और जैसे एक एल्किल अमीन जो है H2O के साथ में अभिक्रिया करके अपने आप को एक H+ लेकर के इस प्रकार से RNH3+ में परिवर्तित कर लेता है। यदि इसके Kb के लक्षण तथा pKb के लक्षणों को देखें तो द्रव्यमानुपाती क्रिया के अनुसार आप इसका Kb अगर निकालने जाएंगे तो RNH3 यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन निकालेंगे तो Kb आपको प्राप्त होगा। और Kb क्या होता है? क्षार का आयनन स्थिरांक होता है। Kb जितना ज़्यादा अधिक होता है पर क्षार जो है वो उतना ही क्षार प्रबल होते हैं। मतलब Kb का मान अगर अधिक है तो क्षारीयता भी ज़्यादा, मतलब अम्लीयता भी ज़्यादा कहलाएगी उस क्षार की, और Kb का मान यदि कम है तो क्षार की जो प्रबलता है वह कम मानी जाती है। एमीन की क्षारकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? पहला होता है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, यानी कि +I इफेक्ट अगर बढ़ता है तो ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव जो है वो क्षारकता घटने पर क्षारकता बढ़ती है। अगर ये बढ़ेगा तो क्षारकता बढ़ेगी, और -I इफेक्ट वाला जो ग्रुप है वो अगर कम होगा तो भी क्षारकता बढ़ेगी। तो गैसीय अवस्था में एमीनों की क्षारीयता में अमोनिया की क्षारकता सबसे कम तथा 3 डिग्री एमीन की क्षारकता सर्वाधिक पाई जाती है। -I प्रभाव युक्त समूह जैसे साइनो, हेलोजन वगैरह जो है ये क्षारीयता को कम कर देते हैं। तो जो ऐसे ग्रुप हैं जो -I इफेक्ट वाले जैसे साइनो और हेलोजन ग्रुप यदि जुड़े हुए हैं तो इनकी जो क्षारकता होगी वो कम हो जाती है। विलायकन का प्रभाव या त्रिविम बाधा 3 डिग्री में सर्वाधिक होती है। तो त्रिविम बाधा के कारण जो है ये कम प्रोटोनीकृत होते हैं, और जलीय विलयन में 3 डिग्री एमीन जो है वो त्रिविम बाधा के कारण कम प्रोटोनीकृत होते हैं, जिसकी वजह से जल में 1, 2, 3 डिग्री मेथिल अमीनों की क्षारकता का क्रम जो है निम्न प्रकार पाया जाता है। अमोनिया सबसे कम और 3 डिग्री अमीन जो है वो सर्वाधिक, इसमें 3 डिग्री का थोड़ा सा कम हो जाता है। होना ये चाहिए था कि 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और से ज़्यादा होना चाहिए था 3 डिग्री अमीन का, परंतु 3 डिग्री का जो क्षारकता है वो कम प्रोटोनीकरण होने की वजह से कम पाई जाती है। अतः इसकी क्षारकता जो है वो अमोनिया से थोड़ी सी ज़्यादा, परंतु 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन से थोड़ी कम पाई जाती है जलीय विलयन में। एरिल अमीनों की क्षारकता अगर हम देखें तो एनिलीन की अभिक्रिया अगर H2O के साथ में करवाते हैं तो एनिलीनियम आयन का निर्माण यहाँ पर होता है। अब ये जो एनिलीनियम जो आयन है ये अम्लों के साथ में अभिक्रिया करके लवण बना देता है, क्योंकि ये अब क्षार बन चुका है। क्षार जो है लवण के अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड का एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का निर्माण यहाँ से हो जाता है, और अगर H2SO4 के साथ में करवाते हैं तो एनिलीन सल्फेट बना लेता है। एनिलीन जो है वो एनिलीन की क्षारकता जो है वो एलिफेटिक एमीन से कम होती है। एलिफेटिक अमीन से कम क्यों होती है? क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है वो बेंजीन रिंग में अनुनाद के कारण जो है वो स्थायी हो जाता है। अनुनाद की वजह से ये यहाँ पर बेंजीन रिंग में बिजी हो जाता है और लोन पेयर दान नहीं कर पाता है। डाइफेनिल अमीन एनिलीन की अपेक्षा जो है और कम क्षारीय होगा। क्यों? क्योंकि अब जो है नाइट्रोजन का लोन पेयर इस रिंग में और इस रिंग में दोनों रिंगों में क्या होगा? डिलोकलाइज हो जाएगा या विस्थानन इसका हो जाएगा। विस्थानन होने की वजह से क्या होता है? इसकी जो क्षारीयता है वो और कम हो जाती है। पिरिडीन की अगर हम बात करें तो पिरिडीन जो है एनिलीन से अधिक क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि पिरिडीन में नाइट्रोजन का परमाणु जो है वो एकाकी युग्म विस्थापन में प्रयुक्त नहीं होता, क्योंकि ये लोन पेयर में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, तो ये ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहता है और आराम से इसको डोनेट किया जा सकता है। पिरॉल की अगर हम बात करें तो एनिलीन से ये कम क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का जो एकाकी युग्म है वो विस्थानन में प्रयुक्त हो जाता है, यानी कि ये इधर और ये इधर, इस तरीके से यहाँ पर जो है इसका रेजोनेंस हो जाता है। रेजोनेंस की वजह से विस्थानीकरण हो जाता है और डीलोकलाइजेशन हो जाता है और ये बिजी हो जाता है, इसलिए दान नहीं किया जा सकता। एमिनो के रासायनिक गुणों धर्मों की बात करें तो इसके अम्लों के साथ में अभिक्रिया करवाने पर ये अमोनियम लवण बनाते हैं। अभी अमोनियम लवण जब बना लेते हैं इस प्रकार से, तो देख लीजिए HCl के साथ में अमोनियम लवणों की अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है? एनिलीनियम सॉल्ट मिलते हैं। एनिलीनियम सॉल्ट जो है वो आगे इस प्रकार से अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो 1 डिग्री अमीन जो है अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके 1 डिग्री एनिलीनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। 2 डिग्री अमाइंस जो है वो HCl के साथ में अभिक्रिया करके 2 डिग्री एनिलीनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं तथा 3 डिग्री जो है वो 3 डिग्री एनिलीनियम क्लोराइड का निर्माण यहाँ से कर लेते हैं। ऐसी एमीन जो है वो लवण को उच्च ताप पर गर्म करने पर निराकरण हो जाता है, यानी कि एलिमिनेशन हो जाता है। आप इसको यदि उच्च ताप पर गर्म करोगे तो यहाँ से वापस से HCl निकल जाएगी। इसको भी यदि उच्च ताप पर गर्म करोगे तो RCl के रूप में निकल जाएगा और 2 डिग्री एमीन आपको अलग प्राप्त हो जाएगा। R2NH को अगर गर्म करवाते हैं तो भी RCl जो है वो अलग निकल जाता है और RNH2 प्राथमिक अमीन अलग यहाँ से हो जाती है। और RNH2 को यदि आप गर्म करवाते हैं तो RCl और अमोनियम क्लोराइड आपको अलग प्राप्त हो जाती है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड
ऑक्साइड जो है यहाँ से अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन अलग हो जाता है और RCl एक साथ प्राप्त हो जाती है। जल से अभिक्रिया करवाने पर अगर प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीनों की जल के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो इस प्रकार का एक यौगिक प्राप्त होता है जो कि योगात्मक यौगिक है। इस योगात्मक यौगिक को यदि आगे देखा जाए तो ये अमोनियम आयन में इस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है और हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ से मुक्त हो जाता है। एसिडीकरण में क्या होता है? एसिडीकरण की अभिक्रिया में एमीन की अगर एसिटिल क्लोराइड के साथ में आप अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको प्राथमिक अमीन जो है वो एसिटिल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करके एन एल्किल एसिटामाइड देते हैं, जबकि द्वितीयक अमीन जो है वो एन डाई एल्किल एसिटामाइड देते हैं। इसके बाद में अगर इसका एल्कलीकरण कराते हैं तो एल्कलीकरण में क्या होता है कि एक एक हाइड्रोजन जो है वो एक एक हाइड्रोजन के साथ में रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह पे एक एक एल्किल ग्रुप जुड़ता जाता है और आपको प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन, तृतीयक अमीन और चतुष्क अमोनियम लवण का यहाँ पर मिश्रण प्राप्त हो जाता है। हाफमान निराकरण अभिक्रिया में आप देख सकते हैं कि जो चतुष्क लवण है, चतुष्क अमोनियम लवण जो है उसकी सिल्वर ऑक्साइड के साथ में आप अभिक्रिया करवाते हैं तो चतुष्क अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है तथा AgX या सिल्वर हैलाइड जो है वो अवक्षेपित हो जाता है। चतुष्क अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है तेज गर्म करने पर विघटित हो जाता है और तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक अमीन जो है इस प्रकार से दे देता है टूट करके। तो तृतीयक अमीन, एल्कीन तथा जल यहाँ से प्राप्त होता है। यही हॉफमैन निराकरण अभिक्रिया कहलाती है। केवल प्राथमिक अमीन द्वारा दी जाने वाली अभिक्रियाएं कौन कौन सी है? कार्बिल अमीन अभिक्रिया। कार्बिल अमीन अभिक्रिया में क्या होता है कि 1 डिग्री अमीन जो है वो क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहल की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ में अभिक्रिया करके आइसोसाइनाइड की तीक्ष्ण गंध वाला या अरुचिकर जो गंध होती है वो प्रोडक्ट देता है और इसी को आइसोसाइनाइड टेस्ट या आइसोसाइनाइड परीक्षण कहा जाता है। हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में क्या होता है? 1 डिग्री अमीन जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में इस प्रकार से एक यौगोत्पाद बनाती है जिसका नाम है एन एल्किल डाइथायोकार्बेमिक एसिड। इस एन एल्किल डाइथायोकार्बेमिक एसिड की आप जो है मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करवा करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें सरसों के तेल जैसी आपको गंध प्राप्त होती है तथा मर्क्यूरिक सल्फाइड का जो काला अवक्षेप आपको प्राप्त हो जाता है। कार्बोनिल यौगिकों के साथ में अभिक्रिया। कार्बोनिल यौगिकों के साथ में अगर 1 डिग्री अमीन की अभिक्रिया करवाएं तो यौगोत्पाद यहाँ पर प्राप्त होता है इस प्रकार का, जो कि बाद में जल अपघटित होकर के आपको इमीन में परिवर्तित करके देता है। इसी प्रकार से आप जो है बेंजल्डिहाइड की भी आप अभिक्रिया जो है आप प्राथमिक अमीन के साथ में अगर करवाते हैं तो आपको शिफ बेस या इमीन प्राप्त होते हैं। नाइट्रस अम्ल के साथ में जब प्राइमरी अमीन अभिक्रिया करते हैं तो नाइट्रस अमीन पहले तो बनाई जाती है NaNO2 तथा HCl के मिश्रण द्वारा। आप जो है फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 लेते हैं, ताज़ा बना हुआ लेते हैं, जिसकी वजह से एक यौगोत्पाद प्राप्त होता है और जिसका जल अपघटन करवाने पर आपको अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो अल्कोहल बनाने की विधियों में भी हमने ये वाली विधि पढ़ी थी। आगे हम ऑक्सीकरण अगर करवाते तो KMnO4 जो है वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल यानी कि अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन तीनों ही माध्यमों में ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है। तो सबसे पहले अगर एसिडिक मीडियम में इसे लेते हैं तो अमाइन जो है वो सबसे पहले तो एल्डिमीन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका बाद में जल अपघटन करवा करके आप एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही अगर 2 डिग्री अमीन अगर ऑक्सीडाइज करवाया जाए तो कीटीमीन बनता है, जिसे जल अपघटित करवा करके आप कीटोन प्राप्त कर सकते हैं तथा 3 डिग्री जो अमाइन है वो ऑक्सीकरण करवा करके नाइट्रो एल्केन में परिवर्तित हो जाते हैं। हीसबर अभिकर्मक के साथ में यदि आप अभिक्रिया करवाते हैं तो हीसबर अभिकर्मक होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की यदि प्राथमिक अमीन के साथ में अभिक्रिया करवाई जाए तो एन एल्किल बेंजीन सल्फेनामाइड बनता है जो KOH विलयन में विलय हो जाता है। मैनिक या मैनिच रिएक्शन, मैनिच अभिक्रिया या मैनिक रिएक्शन। मैनिक रिएक्शन में क्या होता है? 1 डिग्री जो अमीन है वो एसिटोफिनोन के साथ में अभिक्रिया करके आपको मैनिक क्षारक देता है। मैनिक क्षारक यहाँ पर इस प्रकार से प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया मैनिक अभिक्रिया कहलाती है। डाई एथिल ऑक्जेलेट के साथ में अगर दो प्राइमरी अमाइन अगर रिएक्ट करते हैं तो NN डाई एल्किल ऑक्जेमाइड का ठोस यौगिक आपको प्राप्त होता है और यहाँ से इथाइल अल्कोहल अलग प्राप्त कर लिया जाता है। टिल्डेन अभिकर्मक के साथ में किस प्रकार अभिक्रिया शो करते हैं? टिल्डेन अभिकर्मक नाइट्रोसिल क्लोराइड कहलाता है। नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में प्राथमिक अमीन रिएक्ट करके जो है एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं। फॉस्जीन के साथ में प्राइमरी अमीन जो है वो रिएक्ट करके एल्किल आइसोसाइनेट का निर्माण करते हैं। हेलोजनों के साथ में अगर इनकी अभिक्रिया करवाई जाए तो N ब्रोमो एल्किल अमीन प्राप्त यहाँ पर होते हैं। NN और अगर 2 डिग्री लिए जाए तो NN डाइब्रोमो एल्किल अमीन
आपको प्राप्त होंगे। अम्लीय प्रकृति, इनकी अम्लीय प्रकृति भी होती क्योंकि ये जो है 1 डिग्री तथा 2 डिग्री अमीन जो है वो सिर्फ अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। और कैसी दुर्बल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, जैसे सोडियम के साथ में अभिक्रिया करके ये एन एल्किल सोडामाइड में परिवर्तित हो जाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस को यहाँ से विमुक्त कर देते हैं। पिक्रिक अम्ल के साथ में यदि प्राइमरी अमीन की अभिक्रिया करवाई जाए तो पीले कलर का एल्किल अमोनियम पिक्रेट प्राप्त होता है, जिसके क्रिस्टल होते हैं येलो कलर के। बेंजोइलीकरण अगर करवाया जाए तो बेंजोइल क्लोराइड के साथ में प्राथमिक अमीन की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में करवाई जाएगी तो यहाँ से इसका बेंजोइलीकरण हो जाएगा इस प्रकार से। ग्रिगनावेट अभिकर्मक के साथ में आप जब प्राइमरी अमीन की अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्केन आपको प्राप्त होती है तथा यौग उत्पाद आपको अलग प्राप्त हो जाता है। केवल द्वितीयक अमीन द्वारा कौन कौन सी अभिक्रियाएं दी जाती हैं? हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में वही कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में जो है योगोत्पाद देगा और योगोत्पाद आगे जो है HgCl2 के साथ में किसी तरह का कोई अभिक्रिया नहीं शो करेगा, यानी कि यहाँ पर से Hg का जो काला अवक्षेप प्राप्त होता था वो यहाँ से नहीं होगा। नाइट्रस अम्ल के साथ में ये इस प्रकार से अभिक्रिया करके एक योगोत्पाद बनाते हैं जिसका नाम होता है एन नाइट्रोसो डाई एल्किल अमीन, जो कि एक पीला तेलीय द्रव होता है। ऑक्सीकरण यदि इसका करवा दिया जाए 2 डिग्री अमीन का तो यहाँ से आपको इस प्रकार का एक योग उत्पाद देखने को मिलेगा और बाद में ये H2SO5 की उपस्थिति में इस तरीके से ऑक्सीकृत होकर डाई एल्किल हाइड्रोक्सिल अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ में अगर 2 डिग्री अमीन जो है रिएक्ट करता है तो यहाँ से HCl निकल जाता है और इस प्रकार का यौगिक उत्पाद NN डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड जो कि KOH में अविलेय होता है वह प्राप्त हो जाता है। डाइएल्किल ऑक्जेलेट के साथ में आप इसकी अभिक्रिया अगर करवाते हैं तो आपको ऑक्जेमिक एस्टर मिलता है जो कि एक द्रव होता है। टिल्डेन अभिकर्मक के साथ में अगर आप इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ से भी आपको HCl अलग प्राप्त हो जाता है और एक तेलीय द्रव N नाइट्रोसो व्युत्पन्न प्राप्त हो जाता है। तृतीयक अमीन जो है वो कौन कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं? नाइट्रस अम्ल के साथ में अभिक्रिया देकर के इस तरह का योगोत्पाद बनाते हैं जिसे गर्म करने पर वह अपघटित हो जाता है और अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। ऑक्सीकरण अगर आप करवाना चाहते हैं तो KMnO4 की उपस्थिति में आप 3 डिग्री अमीन का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो 3 डिग्री अमीन जो है वो इस तरीके से आपको ऑक्सीकृत होकर के एक प्रोडक्ट देगा। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की पहचान या अमीनो अम्लों की पहचान किस प्रकार करेंगे? आप हॉफमैन विधि द्वारा करेंगे। हॉफमैन विधि में तो क्या होता है कि प्राइमरी अमीन जो है वो एथिल ऑक्जेलेट के साथ में गर्म करने पर ठोस डाइएल्किल ऑक्जेमाइड बनाता है, जबकि द्वितीयक अमीन जो है वो ऑक्जेलिक एस्टर बनाता है जो कि एक तेलीय द्रव होता है, जबकि तृतीय अमीन जो है इस प्रकार की कोई अभिक्रिया देता ही नहीं है। ये तीनों अभिक्रियाएं जो है हम अब आगे थोड़ी देर पहले ही देख चुके हैं। प्राइमरी अमीन जो है इनके साथ में एथिल ऑक्जेलेट के साथ में एक ठोस यौगिक का निर्माण करते हैं, जो द्वितीयक अमीन होते हैं वो एक द्रव यौगिक ऑक्जेमाइड का निर्माण करते हैं, जबकि ये 3 डिग्री जो अमीन होते हैं वो इसके साथ में किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं देते हैं। हिंसबर्ग विधि, अभी हमने तीनों ही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों की हिंसबर्ग विधि देखी है। हिंसबर्ग विधि में आप बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन के साथ में करवाते हैं तो आपको प्राइमरी अमीन से तो पोटेशियम लवण मिल जाता है जो कि जल में विलय होता है। एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड का KOH के साथ में अगर विलयन बनाते हैं तो KOH में वो विलय हो जाता है, जबकि यहाँ पर ये जो सल्फोनेमाइड बनता है वो KOH में कोई अभिक्रिया नहीं देता, यानी कि अविलय होता है और यहाँ पर कोई अभिक्रिया प्राप्त आपको नहीं होती है। नाइट्रस अम्ल के साथ में अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन की अभिक्रिया करवाई जाए तो आपको प्राइमरी अमीन से तो अल्कोहल प्राप्त होती है, द्वितीयक अमीन से आपको N नाइट्रोसो डाइएल्किल अमीन जो कि एक पीला तेलीय द्रव होता है वह प्राप्त होता है, और 3 डिग्री अमीन से आपको ट्राइएल्किल अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त होता है जो कि एक लवण होता है। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अमीनों का पृथक्करण किस प्रकार किया जाता है? प्राथमिक प्रभाजी आसवन द्वारा इन्हें पृथक किया जा सकता है क्योंकि इनके क्वथनांकों का क्रम प्राथमिक का सबसे ज्यादा, द्वितीयक का कम और तृतीयक का सबसे कम होता है। तो प्रभाजी आसवन में सबसे पहले तृतीयक अमीन जो है वो सबसे पहले अलग होता है, उसके बाद में द्वितीयक अमीन, उसके बाद में तृतीयक अमीन प्राप्त होता है। और इनके क्वथनांकों का जो क्रम है वो इस प्रकार है कि एथिल अमीन जो है वो 290 केल्विन पर, डाइएथिल अमीन जो है 329 केल्विन पर और ट्राइएथिल जो है वो 368 केल्विन पर क्वथनांक इनका होता है, जिसके अनुसार जो है जैसे जैसे अणुभार बढ़ते हैं वैसे वैसे जो क्वथनांक है उनका क्रम इस प्रकार से प्राप्त आपको हो जाता है। अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक भी बढ़ जाते हैं। हॉफमैन विधि क्या होती है? डाइएल्किल ऑक्जेलेट का निस्थापन किया जाता है। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन जो है डाइएल्किल ऑक्जेलेट तथा निस्यंदन करवाने पर जो भी अवशेष आपको मिलते हैं NN डाइएल्किल ऑक्जेनेमाइड उसका KOH के साथ में अभिक्रिया करवा करके आप प्राइमरी अमीन प्राप्त कर सकते हैं।
प्राइमरी अमाइन इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाएगी, या पता लग जाएगा कि इसमें प्राइमरी अमीन है क्योंकि ये जल में विलय होते हैं। एन डाई एल्किल ऑक्जेनेमाइड एस्टर जो है द्रव द्वितीयक एमीन से अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो आश्रित करने पर आपको 3 डिग्री एमीन प्राप्त हो जाएगी, और दूसरा जो है वो आपको इस प्रकार से प्रोडक्ट जो है उसकी KOH के साथ में अभिक्रिया करवाने पर आपको 2 डिग्री एमीन प्राप्त हो जाएगी। एथिलेमिन जो है इस श्रेणी का, एमीन श्रेणी का दूसरा परंतु अत्यधिक महत्वपूर्ण सदस्य, जिसका सूत्र जो है C2H5NH2 होता है, इसे एथिलेमिन कहा जाता है। एथिलेमिन निर्माण की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी है? एथिलेमाइड को जो है इथेन अमाइड से भी प्राप्त किया जा सकता है KOH की अभिक्रिया द्वारा। C2H5NO2 की अभिक्रिया जो है SN और HCl के साथ में करवाई जा सकती है। मिथाइल साइनाइड की अभिक्रिया जो है सोडियम और C2H5OH के साथ में इसका अपचयन करवा दिया जाता है। CH3CONH2 यानी कि एथिल एसिड मिथाइल अमाइड CH3CONH2 के साथ में Na और C2H5OH की रिएक्शन द्वारा भी आप जो है प्राइमरी अमाइन एथिलेमिन प्राप्त कर सकते हैं। इथेनॉल के साथ में अगर NH3 और N2 की अभिक्रिया जो है इस प्रकार से करवाई जाती है तो भी आपको ये प्राप्त हो जाता है। C2H5COOH की अभिक्रिया भी श्मिट अभिक्रिया द्वारा भी यह प्राप्त की जा सकती है। C2H5NCO द्वारा भी यह प्राप्त की जा सकती है एल्कोहलिक KOH के साथ में गर्म करवाने पर, और C2H5NC आइसोसाइनाइड के साथ भी जो है HCl तनु HCl के साथ में इसकी अभिक्रिया करवा करके आप जो है एथिलेमिन प्राप्त कर सकते हैं। इसके गुणधर्म क्या होते हैं? एथिलेमिन जो है साधारण ताप पर तो अमोनिया जैसी गंध और रंगहीन वाली गैस होती है। इसका क्वथनांक जो है 19 डिग्री सेल्सियस ही होता है। एथिलेमिन जो है जल में विलय होती है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के समान व्यवहार करता है, और जल में विलयता के कारण भी यह जल के अणुओं के साथ में हाइड्रोजन बंध का बनना प्रदर्शित करता है। यह कार्बनिक विलायकों में पूर्णतः विलय होता है। रासायनिक गुणधर्म अगर हम देखें तो एथिलेमिन जो है वो अम्लों के साथ में अभिक्रिया करके लवण देती है। मिथेनॉल क्लोराइड के साथ में या एसिटिल क्लोराइड के साथ में ये इस प्रकार का यौगोत्पाद प्राप्त करती है। C6H5SO2Cl ये सारी रिएक्शंस जो है वो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। सभी की सभी रिएक्शन एथिलेमाइन द्वारा, यानी कि प्राथमिक अमीन की जितनी भी रिएक्शंस थी वो सभी की सभी एथिलेमिन प्रदर्शित यहाँ पर करते हैं। इनके उपयोगों की बात करें तो डाईमेथिनॉल यूरिया इससे बनाया जाता है, जिसका प्रयोग जो है सूती कपड़ों के निर्माण में किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे एनिलीन की। एनिलीन जो है वो एरोमेटिक श्रेणी का या एरोमेटिक एमीन श्रेणी का सदस्य होता है, जिसका सूत्र ये इस प्रकार से होता है। इसके बनाने की विधियों का अगर वर्णन करें तो बनाने की जो विधियां हैं वो ये सारी वो विधियां हैं जिनसे आप एल्किल अमीन या एरोमेटिक अमाइन प्राप्त कर सकते हैं। एरोमेटिक अमाइन जैसे बेंजीन नाइट्राइड के साथ में अगर SN और HCl की अभिक्रिया करवाते हैं तो भी प्राप्त हो जाता है। C6H5NO2 के साथ में भी सेम टू सेम अभिक्रिया जो है वो, अगर औद्योगिक विधि आपको चाहिए तो Fe+HCl के रूप में आप के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो औद्योगिक विधि बन जाएगी। बेंजीन क्लोराइड की अभिक्रिया जो है अमोनिया तथा CU2O के साथ में 200 डिग्री तापमान तथा 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर करवाएंगे तो भी आपको बेंजीन एमीन प्राप्त हो जाएगी। इस फिनॉल की अभिक्रिया जो है अमोनिया तथा जिंक क्लोराइड के साथ में 300 डिग्री सेल्सियस पर करवाने पर भी आपको प्राप्त हो जाती है। बेंजेनामाइड की अभिक्रिया जो है हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड विधि द्वारा करवाई जाए तो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। बेंजोइक अम्ल की जो अभिक्रिया है श्मिट या हाइड्रोजोइक एसिड द्वारा करवाने पर भी यह प्राप्त होता है। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया भी जब आप करवाते हैं तो भी आपको एनिलीन प्राप्त हो जाती है। फेनिल आइसोसाइनाइड की अभिक्रिया या अम्लीय माध्यम में जब इसका जलअपघटन करवाते हैं तो भी आपको एनिलीन प्राप्त हो जाती है। C6H5NCO बेंजीन साइनेट की अभिक्रिया भी जब KOH के साथ में करवाते हैं तो भी आपको एनिलीन प्राप्त होती है। हाइड्रोजीन फेनिल हाइड्रोजीन की अभिक्रिया जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जब इसका अपचयन करवाते हैं तो भी प्राप्त हो जाता है। और C6H5N C6H5 द्वारा भी जब अभिक्रिया करवाते हैं, इसका अपचयन करवाते हैं तो भी आपको 2 मोल प्राप्त हो जाते हैं। तथा C6H5Br तथा NaNH2 की अभिक्रिया द्रव अमोनिया की उपस्थिति में करवाने पर भी यह आपको प्राप्त एनिलीन आपको प्राप्त हो जाती है। इसके भौतिक गुणधर्म देखेंगे तो शुद्ध एनिलीन जो है वो रंगहीन द्रव होते हैं। वायु में रखने पर यह ऑक्सीकृत हो जाती है और भूरे रंग की दिखाई देने लगती है, जिसका क्वथनांक जो है 184 डिग्री सेल्सियस होता है तथा आपेक्षिक घनत्व जो है वो 1.02 होता है। यह जल में अमिश्रणीय परंतु ईथर एल्कोहल बेंजीन वगैरह में यह मिश्रणीय होती है और यह वाष्पशील होती है। एनिलीन की रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं तो एनिलीन वो सारी रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं जो कि एरिल अमीन देते हैं। एरिल अमीन HCl के साथ में एनिलीनियस क्लोराइड का निर्माण करते हैं। एनिलीन जो है H2SO4 के साथ में एनिलीनियम सल्फेट का HAU पर ऑरेट अम्ल के साथ में यह एनिलीनियम क्लोरो ऑरेट का निर्माण करते हैं। वुड्स अभिक्रिया के लिए ये इस प्रकार से H2PtCl6 का
के साथ में अभिक्रिया करके एनिलीनियम क्लोरोप्लेटिनेट अनुभार निर्धारण में इसको काम में लिया जाता है, या परिकरिक अम्ल पिकरिक अम्ल के साथ में ये अभिक्रिया करके, या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल के साथ में अभिक्रिया करके एनिलीनियम पिकरेट का निर्माण कर लेते हैं। अन्य अभिक्रियाएं जो इनकी देखने को मिलती है वो है CH3I के साथ में आप इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो आपको 3 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन तथा चतुष्क लवण प्राप्त होगा, इसका मिश्रण प्राप्त हो जाता है। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में या एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया जब करवाई जाती है तो एसिटिनालाइड मिलता है आपको। एसिटिल क्लोराइड जो है फेनिल क्लोराइड या एसिटिक इसकी अभिक्रिया के साथ में जब बेंजीनालाइड मिलता है, जो शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें C6H5COCl जो है वो इसका H उसके एनिलीन के हाइड्रोजन को लेकर के बाहर निकल जाता है और एक युग उत्पाद आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में आप इससे बेंजीन प्राप्त कर सकते हैं, और इसके साथ में अभिक्रिया करवाने पर बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करवाने पर बेंजीन सल्फोनिक इस प्रकार का बेंजील फेनिल बेंजीन सल्फोनेमाइड आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अन्य अभिक्रियाएं देखें, कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 के साथ में आप अभिक्रिया देखते हैं तो डाइफेनिल यूरिया प्राप्त होता है। CH2 के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो डाइथायो यूरिया आपको प्राप्त हो जाता है, या डाइफेनिल थायो यूरिया आपको प्राप्त हो जाता है। CH2 के साथ में आप हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया देते हैं जो कि फेनिल आइसोसाइनेट में परिवर्तित करवा देते हैं। सोडियम के साथ में सोडियम एनिलाइड का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करवा देता है। आप अगर बेंजेनामाइड के साथ में इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो योगोत्पाद इस प्रकार प्राप्त होता है। KOH के साथ में CaCl3 या क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया करवाते हैं तो फेनिल आइसोसाइनेट प्राप्त होता है। NaNO2HCl के साथ में आप अभिक्रिया कर बेंजीन डाइक्लोराइड प्राप्त करने की उत्तम विधि है। और शिव क्षारक आप इस प्रकार से साइक्लिक प्रोडक्ट के साथ में जो है आप शिफा वगैरह इसके अंदर से प्राप्त कर सकते हैं। क्लोरीन के साथ बेंजील क्लोराइड के साथ में इसकी अभिक्रिया करवा करके आप डाइफेनिल एमीन प्राप्त कर सकते हैं। एनिलीन के जो उपयोग हैं वो कौन कौन से? एसिटेनालाइड सल्फेनिलिक अम्ल वगैरह बनाने के काम में लेबोरेटरी में काम में लिया जाता है। कृत्रिम रंजकों के निर्माण में काम में लिया जाता है। रबड़ को वर्तनी करा करके उसकी क्षमता बढ़ाने का भी काम इसमें किया इसके द्वारा लिया जा सकता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है क्षार आदि यौगिक बनाने में भी लिया जाता है। डाइएजोनियम क्लोराइड, अब डाइएजोनियम क्लोराइड्स क्या होते हैं? जब आप एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 तथा HCl के साथ में करवाते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, तो आपको बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या प्राप्त होता है? डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। एरोमेटिक डाइएजोनियम क्लोराइड जो है अनुनाद के कारण स्थायी हो जाते हैं। इसका में नाइट्रोजन के ऊपर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होने की वजह से ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के निर्माण की जो विधि है वो कैसी होती है? एनिलीन पर आप HCl की अभिक्रिया करवाते हैं। एनिलीन पर HCl की अभिक्रिया करवाने पर आपको एनिलीनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जो कि HNO2 नाइट्रस अम्ल जो कि किससे प्राप्त होता है? NaNO2 तथा HCl की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। NaNO2 के साथ में अभिकृत करवाते हैं तो आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। यही अभिक्रिया डाइएजोटाइजेशन कहलाती है। भौतिक गुणधर्म अगर देखें तो जलीय विलयन में विद्युत के ये चालक होते हैं और अधिकांश डाइएजो लवण रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जल में विलय होते हैं। बहुत से डाइएजो लवण जो है वो ठोस अवस्था में विस्फोटक की तरह काम करते हैं। डाइएजो लवण जो है अस्थायी होते हैं, किंतु धात्विक लवणों के साथ में जटिल लवण बनाकर इन्हें स्थायी किया जा सकता है। रासायनिक गुणधर्म इनके देखें तो सैंडबेयर अभिक्रिया CuCl की उपस्थिति में या CuBr की उपस्थिति में या CuCN की उपस्थिति में HCl HBr HCN के साथ में अभिक्रिया करवा करके बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन ब्रोमाइड और बेंजीन साइनाइड का निर्माण करके देते हैं। अगर गाटरमान अभिक्रिया करवानी है तो कॉपर की उपस्थिति में आपको इसको गर्म करवाना पड़ेगा HCl के साथ में, तो आपको बेंजीन क्लोराइड प्राप्त हो जाएगी। आयोडीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन इसका किया जाता है तो जलीय KI के साथ में आप जब इसका प्रतिस्थापन करवा सकते हैं तो यहाँ पर आप डाइएजोनियम लवण का मिथाइल प्रतिस्थापित जो डाइएजोनियम लवण है वह मिथाइल प्रतिस्थापित आयोडोबेंजीन में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ से N2 गैस गायब हो जाती है या निकल जाती है। बाल-शीमान अभिक्रिया में आप HBF4 की अभिक्रिया इसके साथ में करवाते हैं। योगोत्पाद को गर्म करने पर आपको फ्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। अन्य प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अगर हम देखें तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है HBF4 के साथ में फ्लोरोबेंजीन देता है
अगर ये जो योगोत्पाद है इसकी अभिक्रिया HF के साथ में ना करवा करके NaNO2 के साथ में करवाई जाए तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। KCN के साथ में अभिक्रिया करवाने पर बेंजीन साइनाइड प्राप्त आपको हो जाता है। या फिर इस तरीके का एक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उपसंयोजक यौगिक द्वारा इस अभिक्रिया करवाने पर भी ये जो है बेंजीन साइनाइड का निर्माण करता है। जल अपघटन करवाने पर यह फिनॉल का निर्माण करता है। H3PO2 के साथ में यह बेंजीन का निर्माण करता है। NaNH2 के साथ में यह एनिलीन का निर्माण कर देता है। KSH के साथ में यह थायोल का निर्माण कर देता है, बेंजीन थायोल का निर्माण कर देता है तथा C2H5 के साथ में यह फेनेटोल का निर्माण कर देता है। गोमबर्ग अभिक्रिया देखें, गोमबर्ग अभिक्रिया में क्या होता है, ये जो पीछे वाला जो हाइड्रोजन होता है पैरा स्थिति पर उपस्थित हाइड्रोजन जो है वो इसके H के साथ में जो है Cl बना लेता है तथा यहाँ से N2 भी बाहर निकल जाती है और ये दोनों जो है इस प्रकार का एक युग्मोत्पाद यहाँ से देते हैं। युग्मन अभिक्रियाएं जितनी भी होंगी उसमें सभी में क्या होगा कि पैरा स्थिति पर उपस्थित जो हाइड्रोजन होंगे वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे और इस तरीके से आपको दो बेंजीन इस तरीके से जुड़ करके एक यौगिक का निर्माण करेंगे। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, युग्मन अभिक्रियाएं। दो जुड़ करके एक हो जाते हैं, युग्मित हो जाते हैं तो ऐसो यौगिक आपको प्राप्त होते हैं। यहाँ पर G कोई भी ग्रुप हो सकता है जैसे कि OH, NR2, NHR या NH2 इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी ग्रुप जो होते हैं वो उपस्थित हो सकते हैं। इनका अपचयन करवाते हैं। अपचयन करवाने पर अगर आप SnCl2 HCl की उपस्थिति में इनका अपचयन करवाते हैं तो फेनिल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड का निर्माण होता है। यदि Zn और HCl की उपस्थिति में अगर आप इसका अपचयन करवाते हैं तो इस तरीके से NHNH2 प्राप्त होती है जिसे बाद में एनिलीन में परिवर्तित कर लिया जाता है। KOH के साथ में अभिक्रिया अगर आप बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की करवाएंगे तो इस तरीके से पोटेशियम लवण का निर्माण करके देंगे। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का जो कार्बनिक यौगिकों के लिए कौन को क्या महत्व है वह देखते हैं। तो इन यौगिकों का जो महत्व है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का कार्बनिक यौगिकों के लिए क्या महत्व है वह देखते हैं कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो है वो विभिन्न प्रकार के रंजकों का निर्माण करके देता है जिसमें एजो रंजक तथा नारंगी रंजक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों का संश्लेषण किया जाता है। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से जो स्थानांतरण अभिक्रियाएं द्वारा फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फिनॉल वगैरह जितने भी अभी आपने उत्पाद देखे उन सभी का निर्माण होता है। और आज इस चैप्टर में इतना ही। नमस्कार।